नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर खड़गे की वार की, राहुल गांधी के नए अंदाज की, बात करेंगे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी की कमजोरी की, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगे जोरदार झटके की, साथ ही जानेंगे कैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर छाए मुसीबतों के बादल, सुप्रीम कोर्ट में कैसे घिरे दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी इंटरनेट शटडाउन के मामले में नंबर 1 पायदान पर बने भारत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीबीसी आईटी सर्वे को लेकर आमने सामने आए भारत और ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत में उठाया बीबीसी आईटी सर्वे का मुद्दा। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी कार्यालय में 3 दिन तक चला था आईटी का सर्वे। रिटायर रक्षा कर्मियों को 15 मार्च तक मिलेगी बकाया पेंशन। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र ने लिया फैसला। इंदौर टेस्ट के पहले ही दिन मुश्किल में फंसा भारत। पहली पारी 109 पर हुई आउट। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक बनाए 4 विकेट पर 156 रन। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 449 अंकों की तेजी के साथ 59,411 पर हुआ बंद। निफ्टी 147 अंकों की तेजी के साथ 17,451 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। आज एक बार फिर रसोई गैस के दामों में इजाफा कर दिया गया, जिसे कांग्रेस ने सरकार की तरफ से जनता को होली का गिफ्ट करार दिया है। तो वहीं खड़गे ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। तो क्या पूछा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज से 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था, तब भी कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब ये 2119 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। इस साल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी को कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। खड़गे ने लिखा है, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए महंगा। जनता पूछ रही है, अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। मोदी सरकार लागू कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। रसोई गैस के बड़े दामों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने लिखा है, जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपए से कम था, तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो गया है। क्या आज भी सड़क पर उतरेंगी? बीते 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की बात करें तो इसमें कुल 5 बार बदलाव हुआ है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को भी सिलेंडर की कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दाम 1053 रुपए हो गया था। अब एक बार फिर दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई है। यानी बीते 1 साल में कीमत 203 रुपए 50 पैसे बढ़ चुकी है। जनता बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है, लेकिन मोदी सरकार जनता को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। इससे साफ है कि आने वाले चुनावों में जनता अपने वोट की चोट से मोदी सरकार को सबक सिखाएगी। महंगाई की मार से जनता बेहाल है। कांग्रेस जनता के हित में सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। लेकिन राहुल गांधी खामोश नहीं है। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर से अपनी आवाज बुलंद की है, जहां उन्होंने देश के राजनीतिक हालात से लेकर भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 दिन के दौरे पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। वो यहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में स्पीच देने के लिए पहुंचे। इस स्पीच के दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा करेंगे। खबरों की माने तो राहुल प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल नए लुक में कैम्ब्रिज पहुंचे। एक फैन ने उनके साथ फोटो शेयर की, जिसमें राहुल सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में नजर आए। 7 सितंबर 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के करीब 6 महीने बाद राहुल का लुक बदला हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच पर 16 फरवरी को एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, मैं स्पीच देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, डेटा और लोकतंत्र पर मुझे विश्व के कुछ सबसे बेहतरीन लोगों से बातचीत करूंगा। राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहां उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोला था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी ने उनके इस बयान पर ऐतराज जाहिर किया था। सवाल पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेश में ऐसा बयान क्यों दिया।
राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रोल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था। नाम इसलिए बदलना पड़ा था क्योंकि पिता राजीव गांधी की जान जाने के बाद सभी राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे। राहुल की डिग्री को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तब कैम्ब्रिज की उप कुलपति रही प्रोफेसर एल्सिन रिचर्ड ने भी एक पत्र लिखा और बताया कि राहुल ने रोल विंची के नाम से डिग्री हासिल की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के लुक के साथ साथ उनके पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया है। राहुल गांधी की सबसे ज्यादा चर्चा उनके नए लुक की हो रही है। चर्चा तो इस वक्त पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के आने वाले चुनावी नतीजों की भी हो रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कल का दिन काफी खास है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी में खलबली मच गई है। रिजल्ट से पहले ही बीजेपी को हार का डर सता रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में किसके सिर सजेगा ताज, ये गुरुवार दोपहर तक साफ हो जाएगा। गुरुवार यानी 2 मार्च को इन तीनों राज्यों में वोटों की गिनती होनी है। बीजेपी, कांग्रेस सहित इन तीनों राज्यों के सियासी रण में किस्मत आजमाने वाले तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नतीजों से पहले ही काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तीनों राज्यों में एनडीए अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी इन राज्यों में एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई थी। त्रिपुरा में जहां बिप्लब देव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, बाद में यहां की कमान माणिक शाह को सौंप दी गई। अगर बात करें मेघालय की, तो यहां पर एनपीपी के कोनराड संगमा और नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन किया गया था। लेकिन इस बार सियासी हालात काफी अलग नजर आ रहे हैं। मेघालय से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक मंगलवार की रात गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की अगुवाई वाले नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस के मुखिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के मुखिया कोनराड संगमा से मुलाकात की। संगमा गुवाहाटी में थे और हिमंता बिस्वा शर्मा ने होटल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब 2 मार्च यानी कल मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। तो वहीं खबरों की माने तो त्रिपुरा में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हिमंता शर्मा टिपरामोथा के प्रमुख प्रद्युत देववर्मा के संपर्क में भी हैं। यानी हिमंता शर्मा की ये सक्रियता बीजेपी की कमजोरी को दर्शा रही है। अब इंतजार सिर्फ नतीजों का है। अब जनता ने किसे दिया झटका और किसे दी सत्ता, ये कुछ घंटों के बाद साफ हो जाएगा। झटका तो शिवराज सरकार को लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया, जो शिवराज सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है। इस बार का बजट चुनावी बजट रहा, लेकिन इस चुनावी बजट पर भी कांग्रेस ने बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला दांव चल दिया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा सियासी झटका लगा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, तो दूसरी तरफ पार्टी को कमजोर करने वाली खबर आ रही थी। मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। परमार ने दावा किया कि उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से बात हो चुकी है और वो खुद उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। परमार के साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। नीतू परमार ने कहा कि हम लोग 35 साल से बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन अब जब मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष पद की कमान हमारे हाथ में आई है, तभी से पार्टी के लोग दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी में रहकर काम करना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद हमने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। नगर पालिका अध्यक्ष के कांग्रेस में शामिल होने से मुल्ताई में कांग्रेस को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। साथ ही इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो परमार के खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि नगरीय निकाय में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष आसानी से दल बदल कर सकते हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि यह अभी शुरुआत है, आगे बीजेपी के कई और दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। बीजेपी में भगदड़ की स्थिति बनने वाली है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है और ऐसे में इस झटके से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुश्किलों में तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भरोसा जताया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं।
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद इस समय केजरीवाल के अलावा सरकार में सिर्फ 4 ही मंत्री बचे हैं। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार का पत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिया है। अपने पत्र में केजरीवाल ने ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज और कालकाजी से विधायक आतिशी को मंत्री बनाए जाने की सिफारिश की है। जल्द ही दोनों ही नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले 9 महीने से जेल में है। केजरीवाल ने जैन से सभी विभाग तो वापस ले लिए थे, मगर उन्हें अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकाला था। जबकि बीते दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अभी भी वो सीबीआई की रिमांड पर हैं। दोनों मंत्रियों ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, जिन्हें केजरीवाल की सिफारिश पर एलजी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच में बांट दिया। 8 विभाग कैलाश गहलोत को और 10 राजकुमार आनंद को दिए गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों ही योग्य हैं, सक्षम और बेहतरीन तरीके से अपना काम करने की योग्यता रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों के लिए बहुत चुनौती का वक्त है। हमारे 2 बेहतरीन मंत्री आज जेल में हैं, जिन्होंने दिल्ली को शिक्षा और हेल्थ का मॉडल दिया। इन दोनों के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है, जिससे दिल्ली में सियासी संकट खड़ा हो गया है। सियासी संकट तो महाराष्ट्र में भी बरकरार है। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास रह पाएगी। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की है जिससे शिंदे गुट परेशान है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन उद्धव गुट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। साथ ही शिंदे सहित उनके साथ गए विधायकों की अयोग्यता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के वकील से कई तीखे सवाल किए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। शिंदे गुट की ओर से एनके कोल ने कोर्ट के आगे दलीलें रखी। कोल की दलीलों पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप सदन में नहीं, राजनीति में बहुमत दिखाओ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अगर फ्लोर टेस्ट का कारण 10वीं अनुसूची के उल्लंघन पर आधारित है, तो ऐसे फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना 10वीं अनुसूची के पूरे आधार और उद्देश्य को विफल कर देगा। अदालत ने सवाल किया कि क्या शिंदे गुट की कोशिश एक दल बदल को वैध बनाने की है? अगर आप गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो इसका फैसला सदन के बाहर कीजिए। सदन के अंदर सदस्य पार्टी के अनुशासन से बंधा है। राज्यपाल को पत्र लिखकर कहना कि हम एमवीए गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते, स्वयं अयोग्य ठहराए जाने के कारण के समान है। पीठ ने शिंदे के वकील को ये बताने के लिए कहा कि राज्यपाल के सामने वो क्या कारण था जिसके आधार पर उन्होंने शक्ति परीक्षण के लिए कहा। सरकार चल रही थी, क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री से शक्ति परीक्षण के लिए कह सकते हैं? अगर ये चुनाव के बाद होता तो अलग मामला होता। जब सरकार बनती है तो कोई भी समूह यूं ही नहीं कह सकता कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रह सकते। आप बताएं कि वो कौन से बाध्यकारी कारण थे जिसके कारण राज्यपाल को तत्कालीन मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहना पड़ा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई किसी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए, और क्या राज्यपाल प्रतिद्वंदी समूह को मान्यता देकर दल बदल को वैध नहीं बनाते हैं, जो 10वीं अनुसूची के तहत अन्यथा अस्वीकार्य है। और बुलेटिन के आखिर में बात इंटरनेट शटडाउन की। देश में सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए कई बार सरकार की ओर से इंटरनेट को बंद किया जाता है, लेकिन इस मामले में भारत सरकार का कोई तोड़ नहीं है। दुनिया भर में इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत पहले पायदान पर है और भारत के नाम ये उपलब्धि पिछले 5 साल से है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है। इससे भारत को कितना हुआ नुकसान, देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले में लगातार 5वें साल भारत सबसे आगे है। इंटरनेट सर्विस ठप होने को लेकर जारी एक ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट में भारत इस बार भी पहले स्थान पर है। इंटरनेट एडवोकेसी में काम करने वाली एजेंसी एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, परीक्षा और चुनाव समेत कई और वजहों से इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया। 2016 के बाद से दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन के कुल मामलों में करीब 58% अकेले भारत से थे। दुनिया भर में 2022 में इंटरनेट शटडाउन होने के कुल 187 मामले सामने आए। इनमें 84 मामले भारत में सामने आए।
2022 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 49 बार इंटरनेट बंद किया गया। वहीं राजस्थान में अलग अलग मौकों पर 12 बार इंटरनेट बंद किया गया। पश्चिम बंगाल में 7 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा। उस साल दुनिया भर में कुल 30,000 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया था। इससे $5.45 बिलियन यानी करीब 40,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके साथ ही दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन होने से 5.9 करोड़ लोगों पर बुरा असर हुआ था। नुकसान झेलने के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2016 के बाद से लगातार इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। देश में इंटरनेट शटडाउन का अधिकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के पास है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।